नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। पूरे देश में इस वक्त बदले की आग धधक रही है। हमारे 26 भाइयों की हत्या पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कल पहलगाम में की, और इस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। जिन 4 आतंकवादियों ने 26 बेगुनाहों की बेरहमी से जान ली, उनकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। जानकारी के मुताबिक इनमें से 2 आतंकवादी आपस में पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। सब जानते हैं पश्तो कहां बोली जाती है, पाकिस्तान में। हमला करने वाले दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। इनमें से एक आतंकवादी आसिफ शेख जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकवादियों के शरीर पर बॉडी कैमरास भी लगे हुए थे। मतलब इन्होंने इस पूरी नृशंस हत्याकांड का वीडियो भी बनाया। आतंकवादियों ने टूरिस्ट को पहले सर झुकाने के लिए कहा और फिर उसके बाद AK-47 और अमेरिकन M14 राइफल से उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों का स्केच जारी कर दिया है और उसके तुरंत बाद अब चारों आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यही हैं पहलगाम के गुनहगार। आप देख सकते हैं जब मिलिटेंटों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद जो पर्यटक वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो इसी पहाड़ियों से जो है नीचे पहलगाम की तरफ आ रहे थे। और उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं जूते जो है वो नजर आएंगे, जो पर्यटकों के जूते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो आलम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जूता है, किसी के जुराबे यहाँ पर दिख रहे हैं। सामने एक और जूता पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इन पहाड़ियों से गिर गए और अपनी जान बचाते हुए पहलगाम तक पहुंचे। और इसी जंगलों में, क्योंकि माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे उन्होंने इसी रास्ते का इख्तियार करके उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचे थे और बाद में मिलिटेंटों को अपना निशाना बनाया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। सामने आपको एक और जूता दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जूते हैं, जिनमें एक लरीज का जूता दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पर व्हाइट कलर का जूता है। मतलब नंगे पांव जो है लोग यहाँ से भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लरीज का किसी महिला का जूता है। एक पांव यहाँ है, दूसरा पांव यहाँ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना डेडली अटैक था ये मिलिटेंटों ने, जो बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूते, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ ज्यादा है और कीचड़ में जब वो फंस गए तो वो अपने जूते छोड़कर जो है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। किसी की टोपी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी की बहुत सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो, जहां तक इस एरिया में जहां से भी आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर उन पर्यटकों का सामान और शूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक और भी जूता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट सामने है जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप वो स्पॉट देख सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने कल दोपहर इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। आतंकवादियों ने जिस तरह निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया, पूरे देश में गुस्से की लहर है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है। पूरा हिंदुस्तान इस हमले का करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर समेत देश के कोने कोने में आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, आज पूरी कश्मीर घाटी बंद है। खुद मुख्यमंत्री और उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बंद का समर्थन किया है। आपने देखा कल जैसे ही हमला हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ही कश्मीर में अलग अलग जगह पर स्थानीय लोग कैंडल मार्च लेकर बाहर निकले, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो वापस लौटते ही अपने काम में लग गए। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव से उन्होंने पूरा अपडेट लिया। प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हमले के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आज सुबह वापस लौटे हैं। आज शाम 6 बजे उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें आप पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर फैसला लिया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे और जिस जगह पर यह पूरी वारदात हुई थी, ठीक उस स्पॉट पर वो गए। आप तस्वीरों में देखिए, हेलीकॉप्टर से गृहमंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंचे। उनके साथ कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। अमित शाह खुद एक एक ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले गृहमंत्री ने जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की और उन्हें भी इंसाफ का भरोसा दिया। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की तलाश इस बीच तेजी से चल रही है। पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। आतंकवादी बैसरन के जंगलों से होकर आए थे और माना जा रहा है कि इस हमले के बाद वो जंगलों से होकर ही सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग गए। अब सेना और सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। जमीन पर फोर्स चप्पे चप्पे पर इनकी तलाश में बिछी हुई है, तो आसमान से भी निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों को तलाशा जा रहा है। पूरा देश यही जानना चाहता है कि भारत इस हमले का क्या जवाब देगा। हमारे साथ स्टूडियो में 4 बहुत सीनियर मेहमान हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल एसबीएस थाना साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। कर्नल तेज टिकू जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और मेजर जनरल के सिन्हा स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और हमने पहले भी देखा है, जब उरी का हमला हुआ था या कश्मीर में पुलवामा का हमला हुआ था, भारत ने माकूल वक्त पर अपने हिसाब से उसका जवाब दिया था। लेकिन देश इस वक्त बहुत गुस्से में है और जिस किस्म का हमला हुआ है, ये इसके जवाब में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर? सौरभ, जय हिंद। देखिए, आज देश उसी परिस्थिति में खड़ा है जो लास्ट 40 साल में बहुत बार ये परिस्थितियां आई हैं और हर एक बार ये होता है कि क्या हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी जो पैटर्न ऑफ इसकी रिस्पांस होती है वो एक वीक है और बहुत लूकवार्म होती है। सिचुएशन को मैनेज करते हैं और फिर हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये मानते हैं कि शायद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। पूरी के पूरे परिस्थितियाँ बहुत बार बदली हैं, बहुत बार नॉर्मलसी की तरफ हरदम बात होती है, एक नॉर्मलसी। बट हम ये नहीं जानते कि ये हाइब्रिड वॉर का एक ऐसा स्वरूप होता है कि इसमें नॉर्मलसी का कोई मतलब नहीं। देखिए, उसके अपने एक एम है, स्ट्रेटजिक गोल्स हैं और उसमें वो दिखता है कि वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया या हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें होती हैं, इसलिए चीज़ें होती हैं। 52 लाख यदि टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो नॉर्मलसी को दिखाता है, पूरे विश्व में दिखाता है। बाहर से लोग आते हैं और वैसे स्पॉट को चुना जाता है जो कि डीप इनसाइड है। यदि आप देखें, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ पर पहले हाई एल्टीट्यूड का एक ट्रेनिंग था, हमने इसी स्थल पे बहुत सारी ट्रेनिंग की हैं। ये देखिए, बहुत दूर है, एलओसी से बहुत दूर। वहाँ पर 2 ही चीज़ है जिसके ऊपर में भारत को आज फोकस करना चाहिए सौरभ। वो है, पहला, ये चीज़ें जो अंदर चल रही हैं जिसमें सेना को भी लगा दिया जाता है, ये तो इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी का हिस्सा मैं मानता हूँ। जो मेन है, 2 टारगेट हैं, OGWs, जिसकी पहली बात वो पाकिस्तान से भी बड़ी है, उसको हम बात, ये तकरीबन जब गवर्नमेंट होती थी PDP की और उस समय भी BJP भी आई थी, उस समय एक लिस्ट निकला था, 12,000 इसको आइडेंटिफाई हुए थे, उसको घटा के 9,000 किया गया था। मगर वो सारे घूम छुटे हुए हैं इस इलाके में, मैं मानता हूं, क्योंकि इस इलाके की आप ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट देते हैं, संरक्षण देते हैं। संरक्षण नहीं, दे आर द एक्चुअल परपेचुएटर्स। वो आपके पार्टियों में घुसे हुए हैं, उनके अंदर में है, उनका पूरा संरक्षण है। सबको पता है कि लिस्ट क्या है। यह लिस्ट तैयार हुई थी, पहले वही पत्थर फेंकते थे, यही आपके पहले जुम्मे के नमाज के समय चीज़ें होती थी। वो अपने चेहरे को बदलते हैं। ये कोई भी आतंकवादी इतना डीप इनसाइड फुट के ऊपर में आकर के AK-47 M4 राइफल के साथ, कितनी दूर है सर? ये आपने बताया LOC से बहुत दूर है। ये
बहुत दूर। ये देखिए पीर और पंजाल से भी आप लें तो 88 किलोमीटर है, ये हिमालयन रेंज के पास है। यहां से आप चढ़ेंगे तो सीधा आप ऊपर चढ़िएगा और नीचे उतरिएगा तो हम लोग जहां जाते हैं, जहां पर हमारी यात्राएं जाती हैं कैलाश, वो वहां हम पहुंच जाते हैं। एलओसी क्रॉस करके ये आप कह रहे हैं 80-90 किलोमीटर अंदर आए हैं? उससे भी ज्यादा। यदि 88 किलोमीटर तो ये 88 किलोमीटर तो इनसाइड, यदि आप श्रीनगर से लें क्रोफ्लाई या आनंद सागर से 88 किलोमीटर पड़ता है ऑन गाड़ियों के ऊपर में, यदि आप जाएं और ये सब फुट पे आते हैं। देखिए बहुत सारी एविडेंसेस हैं ये, और ये इलाका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के इलाके के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। पहला तो चीजें कहाँ हमारे को, हम सिचुएशन को मैनेज करके फिर आगे चल पड़ते हैं। देखिए ओवरग्राउंड वर्कर आज द मेन, सारा का सारा किया कराया इनका है, और उसमें वही पार्टियां हैं, वही लोग हैं, वही पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो इनके साथ, ये उनके वर्कर्स हैं। आज उन पे हाथ नहीं आप डाल सकते। और दूसरा है पाकिस्तान। हम इसके अलावा ये कहते हैं कि ये चार हमने आइडेंटिफाई स्केच, ये सब अच्छी चीजें हैं, वो सब पाकिस्तान से आ रहे। हम वो कह देते हैं कि लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, और इसके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद पे बात होती, अब कहते हैं टीआरएफ वही है। हम इन चीजों पे यदि पढ़ेंगे, और हम प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल में जो यूनिफाइड कमांड की जो एक प्रॉब्लम आ गई है कि सारे इदारे, अभी कोई कहते हैं एजेंसीज की नाम, जैसे पाकिस्तान में बोलते थे कि 6-6, 7-7 एजेंसियां का, आप सिनर्जी नहीं कर सकते। या तो आप ये लिख लो सेना का काम है अक्रॉस, हम उस चीज के ऊपर में कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उन चीजों को कर ही नहीं पा रहे। हम पीओके की बात तो करते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान की बात करते हैं, मगर हम एक्चुअली, ठीक है किताबों के ऊपर में हमारे प्लान्स हो सकते हैं, मगर उसको आपको ये नहीं हो सकता, टोकनिज्म नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक 48 आवर्स की नहीं होती है। आप देखिए ना पूरा वेस्ट एशिया देखिए, क्या किस तरह से चीजें होती हैं। आपको एस्केलेट करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं मिलिटरीली इसको सॉल्व करना। आपने कहा कि कश्मीर के अंदर इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर इनका सफाया, और फिर और उसके साथ साथ एलओसी के बाद दोनों कार्रवाई साथ साथ होनी, एवरीथिंग जेन के प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिहाद, इट इज अ जिहाद, इट इज नॉट टेररिज्म। तीन चीजें हैं। जिहाद कॉन्सेप्ट है, उसको आप कहिए तो सही। सर हमें तो 24/7 और 12 महीने सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उनको एक वारदात करनी होती है और पूरा एटमॉस्फेयर वहीं पहुंच जाता है। आप छुटपुट कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, उनकी कैजुअलिटी, उसके अलावा कभी आपने किसी स्ट्रीट वेंडर को, कभी ठेला लगाने वाले को मार दिया, कभी किसी स्कूल टीचर को आपने मार दिया, कभी किसी कश्मीरी पंडित को घर में घुसकर उसके मार दिया। हमें भी लगता है कि चलिए बहुत ज्यादा कोई वारदातें नहीं होनी है। सर ने कहा कॉस्ट बहुत हाई, एक जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है, और जवाब वैसा ही होना चाहिए। ये 26 जाने गई हैं, इसका जवाब, इसका प्रोपोर्शनेट जवाब क्या है? इसका प्रोपोर्शनेट जवाब होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वारदात नहीं है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मैं समझाना चाहूँगा। देखिए ये जो वारदात हुई है ये एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है, और इसके तार जो जुड़े हुए हैं। 4 दिन पहले आसिफ मुनीर आते हैं और वो बताते हैं, उनकी पूरी वक्तव्य में 2 चीज़ें उभर के सामने आती हैं, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा कश्मीर। इन दोनों को इस ग्राउंड एक्शन से दर्शाया गया है कि इस किस्म से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। उसी के साथ जब आप तार जोड़ते हैं, आसिफ मुनीर की प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करने की जरूरत है। पीओके बार बार बोल रहा है कि देखिए एलसी के उस साइड इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी तरफ कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको यह दिखाना है भारत को गलत लाइट में। दूसरी चीज, जहां हम एक लाइन मिस कर चुके हैं और हमने मिस की, ये मेरे विचार से हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितनी बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति या उसके बराबर का कोई जब डिग्निटरी विजिट करता है, हमेशा टेरर अटैक हुआ है। पिछली बार जब ट्रंप आए थे, एक दिन पहले प्रदर्शन शुरू होता है, एक दिन के बाद में बंद हो जाता है, तो जाहिर है कि एक डिजाइन है। इस बार भी वो डिजाइन है। प्रधानमंत्री इसी समय गए हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ओआईसी में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर इशू को बताना चाहता है, तो कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज करने का ये एक मौका था। दूसरी चीज ये है कि इस जो इन्होंने हरकत की है, इसको इसलिए और बड़ा माना जाएगा क्योंकि कश्मीरियों के पेट पे लात मारी है। कश्मीरियों को भी अभी समझ जाना चाहिए कि ये आपके दोस्त नहीं है, इन्होंने आपकी पेट के ऊपर लात मारी है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की है। दूसरी चीज ये है कि इतनी दूर
इस जगह को स्पॉट इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं हो सकता, रोड नहीं है और पैदल वहां पर चल के जाना था। तो इनको पता था कि यहां पे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, रिक्की हुई होगी। और मैं जनरल सिन्हा की बात से सहमत हूं कि सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि अगर चाहे हम कुछ भी कहें, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की ये मंशा है, पाकिस्तान चाहता है कि हमें बुरी लाइट में दिखाए, कश्मीर नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान चाहता है दिखाने के लिए, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। लेकिन हो तो ये लेल्सी के हमारी साइड रहा है, और अगर ये हमारी साइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। अगर उनके इतने स्लीपर सेल जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं, और अभी तक स्लीपर सेल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, एक्शनेबल कार्रवाई नहीं होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जितने भी स्लीपर सेल और जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उतने ही गुनहगार हैं जितने ये टेररिस्ट हैं। सर सवाल है कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने की लिस्टें बनी है, लिस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका ये पता नहीं है जो बता रहे। सॉरी फॉर इंटरवेंशन, लिस्ट तैयार है। ये आपकी विल और आपकी बस एक तस्वीर दिखा दूं, आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह को आज जो लोग घायल हुए उन लोगों से और जिनकी जाने गई उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हुई। गृहमंत्री ने जाकर उनका हालचाल लिया है और स्पॉट पर वो खुद गए थे। उसकी कुछ अभी तस्वीरें आ रही थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम पर एक्चुअल वो जगह जहां पर ये वारदात की गई है, हत्याएं की गई हैं, उस जगह पर गृहमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर एक सवाल मेरा आपने, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल की आपने बात कही, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तो स्पीच आसिम मुनीर की अभी मेरे ख्याल 4 रोज पहले की है, ये आतंकवादी उससे पहले दाखिल होके ये घात लगाए बैठे थे, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल जाहिर है कि जब उसने स्पीच दी है, वो आप ध्यान कीजिए कि वो पुराना आईएसआई चीफ रह चुका है, तो जब उसने स्पीच दी है तो इसका मतलब वो पहले प्लानिंग बना चुका होगा। और प्लानिंग बनाने के बाद में, क्योंकि उसे अपने देशवासियों के सामने यह दिखाना है कि मैं इंपैक्टफुल हूं और मैं हिंदुस्तान की जो पूरी सिचुएशन है उसको बिगाड़ सकता हूं, यह इंपैक्ट उसने अपने लोगों को दिखाना है। और इसलिए जो है ये जो एक खतरा बताते हैं ना वो हिंदुस्तान थ्रेट थ्योरी, उसी पर पाकिस्तान आर्मी का वजूद जिंदा है और वो इसलिए उनका ये प्लान था। और हाँ बोलिए सर, मैं जरा एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सर बहुत से लोग इसकी तुलना जो इजराइल पर हमास का आतंकवादी हमला था 7 अक्टूबर का, कर्नल साहब, उससे तुलना कर रहे हैं और वैसे ही जवाब की मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, हर क्षेत्र की परिस्थिति और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और ऑपरेशनल कंपल्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इजराइल जो कर रहा है वो इजराइल के लिए ठीक है, लेकिन हमें इजराइल से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। भारत के पास मैं एक इशू में बोलना चाहता हूँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात हुई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप लीडर्स हैं सब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है आगा रूहुल्लाह, सांसद आगा रूहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट है। और जब वो आया था यहाँ पर स्पीच देने के लिए, आपको पता है उसने क्या बोला? उसने बोला भारत कल्चरल इन्वेजन कर रहा है कश्मीर में। नहीं, ये उसने 4 दिन पहले बोला। जब आसिम मुनीर ने ये बात कही उससे पहले उसने ये बोला कि जितने टूरिस्ट हिंदुस्तान से यहाँ आ रहे, उनने बोला, मैं उनका स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, हिंदुस्तान से जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं वो कश्मीर के ऊपर कल्चरल इन्वेजन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की आंखें खुल जाएंगी, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका ही लीडर जो ओवरवेलमिंग वोट से चुना गया वो कह रहा है हिंदुस्तान से आए हुए टूरिस्ट हमारे कश्मीर के ऊपर कल्चरल इन्वेजन है, और वो तकरीबन आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। तो ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आपके। ये आज दिखा रहे हैं आप, महबूबा मुफ्ती वो झंडा लेकर जा रही है कि ये हम पर हमला है। सब साउथ कश्मीर में हो रहा है, ये सब उसका इलाका है। बिजबेहरा उनका इलाका नहीं, सब पहलगाम में साउथ कश्मीर है। आप पहलगाम साउथ कश्मीर है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये नहीं कल परसों 4 दिन पहले नहीं आए, ये वहां रह रहे हैं। और ये आपने देखा उसी इलाके में, आप बालतल के क्रॉस करके आप बालतल चले जाए, बालतल से थोड़ा ऊपर जाइए, वहां पर आपने जेडमो टनल पर हमला हुआ, वो क्या वो जनरल सेम।
तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग जंगलों में 7 महीने से रह रहे हैं, बर्फ गिर रही है, ये लोग लोगों के पास रह रहे हैं, उनका ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट बेस है वहां पर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो डर के मारे नहीं उनको जगह दे रहे हैं, डर के मारे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, 7 8 10 महीने नहीं रह सकते। और वो हमेशा वेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान से उनके पास ऑर्डर आ जाएगा और वो एक्ट करेंगे। और कल मैं आपके प्रोग्राम में था, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत जबरदस्त मौका उन्होंने चुना। सऊदी अरब, अभी एक ऑब्जेक्टिव तो उनका हल हो गया, प्राइम मिनिस्टर को कट शॉर्ट करना पड़ा, और जीडी वैंस है यहाँ पर, उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दी। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात है, जो देश में वातावरण चल रहा है, कम्युनल फीलिंग जो रेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ वक्त एक्ट, उसके लिए ये बहुत खतरनाक मौका उन्होंने चुना, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप पहले बताओ हिंदू हो कि कोई और हो, जिसने बोला मैं हिंदू हूं वो मार दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मुझे लग कईयों के तो उनने कपड़े उतरवा दिए, फिर देखा वो सर्कमसाइज तो नहीं है, कि है कि नहीं है, नहीं था तो गोली मारो। इसका मतलब है वो जरूरत क्यों पड़ी उनको? तो किसी ने तो कलमा पढ़ा होगा ना, तभी तो उनको बोलना नहीं हम दोबारा कंफर्म करना चाहते हैं। तो मतलब कम्युनलिज्म को एक चिंगारी जो है, वो जो आग लगने वाली है हिंदुस्तान के अंदर, उसको चिंगारी देने का काम किया। मैं सौरभ जी, मैं एक और बात बताना चाहता, आपने इजराइल का नाम लिया यहां पर। देखिए, पिछले 35 साल से हम सफर कर रहे हैं, खून हमारा बह रहा है, मैंने कल भी ये बताया था, खून हमारा बह रहा है, कश्मीरियों का खून बह रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, देश में उथल पुथल हो रही है, कोई बेगुनाह आदमी, कोई गुजरात से आया, कर्नाटका से आया, वो मारा जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम, बिकॉज पाकिस्तान को मालूम है हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा थ्रेशोल्ड जो कल भी मैं बता रहा था, वो इतना ऊंचा है कि वहां तक वो नहीं पहुंचते। वो कह रहे हैं अच्छा चलो हमने मार दिया, भारत धमकी देगा, निंदा करेगा, दैट्स इट। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हमें एग्जामिन करने पड़ेंगे, और जब तक आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, इस पर आगे बात करता हूं मैं। जनरल सोई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, हमने उसको पब्लिक किया कि हमने ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान में की है उड़ी के बाद। आपने एयर स्ट्राइक की, पूरी दुनिया ने देखा, वो भी एक कठोर कार्रवाई थी। लेकिन अब मैं सुन रहा हूं, जो सब लोग जानकार लोग भी कह रहे हैं कि अब वक्त है उससे बड़े एक दूरगामी एक्शन का। तो किस और बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पे क्योंकि जरूरत क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ये 4-5 मिलिटेंट्स को मारते हैं, ये तो खाली कठपुतली है उनके हाथ में। ये तो उन्होंने कहा ठीक है भैया जाओ मरो, उनको वीडियो वगैरह दिखा के मोटिवेट करके भेज दें यहाँ पे। अल्टीमेटली जब तक जो उनको भेज रहा है, जब तक जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो उनको पैसे दे रहा है, जो उनको हथियार दे रहा है, और जो OGW वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है, जब तक उसको महसूस नहीं होगा, जब तक उसको चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक उसके लिए महंगा नहीं होगा। और यहाँ पे फिर एक सरप्राइज फैक्टर भी आता है। देखिए, आपने सही बात बताई, जब उड़ी हुआ तब पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद ये क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, निंदा कर देंगे, तब हमने सर्जिकल किया। तब अगली बार जब पुलवामा हुआ तब उसने सोचा सर्जिकल करेंगे, तब हमने बालाकोट किया। हर बार एक लेवल रेस किया। यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी फिर जरूरत है, जो सरप्राइज फैक्टर हमारा रहता है कि जहाँ तक पाकिस्तान सोचता है उससे शायद 10 कदम आगे हमें करना पड़ेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया से ट्रिप कम करके आए हैं, अगर होम मिनिस्टर सब कुछ छोड़ के तुरंत ही श्रीनगर गए, और वहां पर उसके बाद पहलगाम में भी जहां पर अटैक हुआ वहां गए, वो जो गए हैं, इसको तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूं इस चीज को कि लीड बाय एग्जांपल वाली बात है कि साइट पर गए जहां पर के हमला हुआ है।